थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। आज आप क्या विषय लेके आए हैं? ये हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि आप जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो बड़ा कंटेम्परेरी होता है, और वो इतने ऐसे इश्यूज आप रेज करते हैं कि उसका जवाब देने में, आप उसकी बताने में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। सारी जो नॉलेज है उसका निचोड़ मेरे आपके सामने पेश करता हूँ। आज एक और बड़ा इम्तिहान और कुछ कठिन सवाल लेकर मैं आपके पास आया हूं सर। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा चीन की यात्रा पर हैं। शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग से भी वो मिल चुके हैं। और खबरें ऐसी बता रही हैं कि शी जिनपिंग ने एक प्रेशर बातचीत की है केपी ओली शर्मा के साथ कि वो इजाजत दें कि गोरखा सैनिकों की भर्ती पीएलए के अंदर हो सके। और एक मूक सहमति जो है वो केपी ओली की तरफ से जताई जा रही है, ऐसी खबरें हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो क्या ये जो अग्निवीर कंसेप्ट था उससे नाराज होकर गोरखा सैनिक पीएलए का दामन थाम लेंगे? कुछ रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि 2 बटालियन रेज हो चुकी हैं। सर, देखिए, ये बहुत ही पेचीदा इशू है। इसके बारे में हमारी सरकार को और हमारे पूरे जो जो मशीनरी है उसको सोचना पड़ेगा। ये हम हिंदुस्तान आर्मी के लिए, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है अगर गोरखा सैनिक पीएलए में शामिल होते हैं। ये बहुत ही गंभीर इशू है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, 1815 में जब इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया था गोरखा वॉर के समय, तब से इनका इंडक्शन ब्रिटिश आर्मी में, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान आर्मी का यह हिस्सा बने। और सात देखिए हमारी रेजिमेंट्स हैं गोरखा की हिंदुस्तान के आर्मी। अब तकरीबन 39,000 ट्रूप्स हैं, और हर साल 14 से 1500 हम रिक्रूट्स को अपने यहाँ भर्ती करते हैं। एक बहुत बड़ी सेना और बहुत बड़े लॉरल्स हैं इनके, तमाम युद्धों में इन्होंने हिस्सा लिया है। कैसे हम अलाउ कर देंगे कि वो पीएलए आर्मी में चले जाएं? और कल जब पीएलए आर्मी हमारे साथ ईस्ट लद्दाख में या अरुणाचल में या सिक्किम के अपोजिट एक भाई को दूसरे के भाई के सामने पिच करेगी, तो हमारी क्या स्टेट होगी? और कहां जाएगा ये गोरखा का फियरलेसनेस? कहां जाएगा इनका डेडिकेशन और डिसिप्लिन वर्क? कहां जाएगा आयो गोरखाली का नारा? मेरा मानना है जब भाई को भाई से लड़ाएंगे तो ये एक स्थिति अच्छी नहीं होगी। लिहाजा हिंदुस्तान की जो शासन है उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। रिसेंटली हमारे चीफ देखिए चाइना, अरे नेपाल गए थे, इस पे बड़ी बात हुई। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था एक कोई जॉइंट स्टेटमेंट आएगा इसके बारे में कि गोरखा की कैसे भर्ती आप करने जा रहे हैं। अग्निवीर के लिए उन्होंने मना कर दिया है, तो क्या ऑल्टरनेटिव है? मेरा मानना है, मैं कई बार इसको आपके चैनल पे भी बोल चुका हूं राजेश जी, कि ये एक फ्लॉड स्कीम अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके कितने बड़े रिपोर्कशंस हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी, इंडियन आर्मी को आप कैसे बना सकते हैं? 75% स्ट्रेंथ आपकी अग्निवीर और 25 को आप रेगुलर करेंगे, और साथ में गुरखास का क्या होगा, उन सारी बटालियन, उनके लॉरल्स का क्या होगा? पीएलए तो बहुत ही इस तरीके की अपॉर्चुनिटी खोज रहा था। अब देखिए आपने उसको प्लेट पे ये सारी चीजें दे दी। एक तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है नेपाल में। गवर्नमेंट अपनी मनमाफी बना रखी है, बीआरआई सिस्टम लागू कर रहा है, तमाम तरीके के लोन को हो सकता है वो ग्रांट में कन्वर्ट कर दे, और साथ में गोरखा का रिक्रूटमेंट। तो आपको तो उसने चारों तरफ से कॉर्नर कर दिया, तो इसको हमें लाइटली नहीं लेना है। पहली चीज मेरा मानना है कि आपको स्पेशल प्रोविजन गोरखा के लिए करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप गोरखा के लिए करेंगे तो व्हाई नॉट फॉर इंडियन सोल्जर? देयरफॉर इट इज टाइम टू रिव्यू अग्निवीर, चाहे एट द कॉस्ट ऑफ गोरखा, चाहे एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर। आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा। और किसी भी संस्था के अंदर आप दो सिस्टम नहीं चला सकते हैं राजेश जी, एक रेगुलर दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल, एक को ज्यादा पे दूसरे का। इस तरीके से आर्मी की अगर आप संरचना करेंगे तो लड़ाई नहीं जीतेंगे, एक डिससेटिस्फैक्शन आता है। और सबसे बड़ी बात है मेरा, देखिए आज की डेट में इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है या इंडियन आर्मी का ऑफिसर जब कमीशन के लिए जाते हैं या चॉइस भरते हैं, गोरखा हैट का अपना अलग, गोरखा हैट के चार, गोरखा रेजिमेंट का चार्म अलग। और ये सिर्फ गोरखा बटालियन की हम बात नहीं करेंगे, गोरखा तो हर एक आर्म्स एंड सर्विसेज में है। आर्टिलरी में 64 फील्ड रेजिमेंट गोरखा बटालियन है, पूरी पूरी तमाम ऐसे सर्विसेज में हर एलिमेंट में ये घुसे हुए हैं। और हमें वाइडर चॉइस है, आपके रेजिमेंटल सेंटर है, आपके ट्रेनिंग सेंटर है, कुंगरा घाट या गोरखपुर जो आपका रिक्रूटमेंट सेंटर है, उनका क्या होगा? कैसे आप भरेंगे? तो एक समय है राजेश जी, और चाइना को ये अपॉर्चुनिटी ना दें। देखिए केपी ओली साहब ने पहले ही हिस्ट्री बदल दी है। वो इलेक्शन जीतने, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहले जनरली वो इंडिया आते थे, इस बार वो चाइना चले गए हैं। ये सारे सिग्नल हमको पकड़ने पड़ेंगे। डिप्लोमेटिकली आपको
नेपाल को अपने खेमे में रखना होगा, आपको छोटे भाई को ज्यादा मदद देनी होगी, आपको ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंस करना पड़ेगा, आपको 4 कदम आगे बढ़ के उनको गले लगाना होगा। तो अग्निवीर की स्कीम आप पहले रिव्यू करिए, मेरा मानना है इसको खत्म करिए, समय आ गया। जैसे आपने किसान का आंदोलन वापस लिया, वैसे अग्निवीर भी वापस लो, इसमें कोई ईगो नहीं है। ये सिस्टम आपने टेस्ट कर लिया, नहीं वर्कआउट हो रहा है। एक बहुत बड़ी रेजिमेंट जिसने आपको बहुत सारे लड़ाइयों में जीत दिलाई है, वो डिससेटिस्फाइड है। आपका जो इनटेक है, इंडियन गोरखा और नेपाली गोरखा जब मिलते थे तो एक तरीके की एफिनिटी होती थी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता था। पेंशन के बाद वो नेपाल जाता था तो हिंदुस्तान के पक्ष में रहता था। आपका एक एलिमेंट वहां ऑलरेडी एक्टिव था। आप इन सब चीजों को बंद ना करें। लिहाजा मेरा मानना है कि समय आ गया है इसको रिजॉल्व करने का। हम नहीं चाहेंगे कि गोरखा पीएलए का हिस्सा बने किसी भी कीमत पे। यस राजेश। बिल्कुल सर, 2-3 सवाल मेरे छोटे-छोटे आपसे और हैं कि एक चीज तो मैं साथ में ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर पीएलए का हिस्सा गोरखा बन सकता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का भी हिस्सा बनेगा। इस चीज को भी भारत सरकार को सोचना होगा। एक पॉइंट और सर, कई अधिकारियों से मेरी बात होती है इस अग्निवीर को लेकर, खासकर गोरखाओं को लेकर, तो कहते हैं कि हमें नेपाल के गोरखा की जरूरत क्या है, हमारे पास इंडियन गोरखा हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए फिर आपके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं ना। जब नेपाल के गोरखा आपके पास है, इंडिया के गोरखा आपके पास है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप हमेशा क्रीम को चुनेंगे, यहाँ आपको दूध के साथ छाछ भी लेनी पड़ रही है। राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडियन गोरखा, मैं उनकी काबिलियत को डाउट नहीं करता हूं, वो भी उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं जितने नेपाली गोरखा है। लेकिन जैसा आपने बोला, जब आपके पास चॉइस है, जब आपके पास सिलेक्शन के लिए 50,000 गोरखा आते हैं, आप उसमें 1000 गोरखा लेंगे तो किसके लिए ज्यादा बेनिफिट है? आप बेस्ट पिक कर सकते हैं। और साथ में आपका एक देखिए, नेपाल की डिपेंडेंसी आपके ऊपर रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको एक्सप्लॉइट करें, लेकिन आप उनको अपने खेमे में रखें। एक बफर स्टेट है, तिब्बत चला गया आपका, आपने उसको रेजिस्ट नहीं किया, नेपाल भी आप खोने के लिए तैयार हैं, तो आपके बॉर्डर की सीमाएं देख लीजिए, आपका क्या हाल होगा, किस तरीके से आप चाइना को काउंटर करेंगे। आपने डोकलाम डेप्सोंग में आपने देख रखा है क्या हुआ है। आज की डेट में आपका नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन आप एडवांटेज सिचुएशन में तो नहीं है आज। लेकिन आप इतनी बड़ी रेस को कैसे खो सकते हैं जिसने सदियों से हिंदुस्तान आर्मी की सेवा की है? नेपाल और हिंदुस्तान का पोरस बॉर्डर है, आप इधर जाइए, हम इधर आए। हमने उनको कभी अलग नहीं समझा, ना ही नेपाली अपने आप को हिंदुस्तान के बरखलाफ समझते हैं। लेकिन जब सिस्टम है, जब केपी ओली जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के, और चाइना का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान भी आंख लगाए हुए है, तो हम कैसे इसको आंख बंद कर ले राजेश जी? नहीं पॉसिबल है। हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखना पड़ेगा, ट्रेड देखना पड़ेगा, डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा, और अपने खेमे में रखना है नेपाल को। ऐसा ना हो कि ये बफर स्टेट भी चाइना के गिरफ्त में चला जाए और हम जैसे तिब्बत कर रहा है आज की डेट में अलापन है, नेपाल के लिए भी वही सिचुएशन हो। ये ऐसी सिचुएशन नहीं होनी। आर्मी एक एलिमेंट है पूरे आपके डिप्लोमेसी का, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चाइना के बीच में एक देश है जिससे कि आप अपने खेमे में रखा हुआ, वो प्रो इंडियन है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा और होलिस्टिकली समझिए। गोरखा है नहीं है वो बात की चीज है, आप नेपाल को नहीं खो सकते हैं राजेश जी। बस एक आखिरी पॉइंट सर, पूरी चर्चा का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम पॉइंट, हाल ही में जो रिव्यू रिपोर्ट गई है, जो आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स ने दी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा चुकी है, सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है उसके बारे में, क्योंकि अग्निवीर की ट्रेनिंग को लेकर कई सवाल हैं, उनके व्यवहार को लेकर कई सवाल हैं, एटीट्यूड को लेकर कई सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाम नमक निशान का भी एक सवाल सामने आ रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि 2 साल निकल गए हैं, 2 साल बाद तो हमने घर जाना ही है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आ रहा है सर। कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर इस पर? देखिए, जो रिव्यू कमेटी हो उसमें मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि तीनों सेना के अध्यक्ष और सीडीएस इस चीज को समझें, वो भी ग्रास रूट से इस लेवल पे पहुंचे हैं। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लस एंड माइनस से वाकिफ हैं, आपको पता है अग्निवीर क्या लैक कर रहा है, हिंदुस्तान आर्मी की क्या रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड में जिस तरीके की सिचुएशन और जो कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर थे उनका क्या हाल हुआ। आप चाहे यूक्रेन देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, तमाम तरीके के देश,
आप अपनी देश की सुरक्षा को दांव पे नहीं लगा सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनमें इतनी शक्ति होगी, विजडम होगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोर्थराइटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी उनके सामने रखें, समझे चीजों को। इसमें ईगो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसमें लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है, व्हाई शुड आई नहीं होना चाहिए। आप प्रोफेशनल सोल्जर की तरह इसको एनालाइज करिए और इंडियन आर्मी की तमाम यूथ का जो एस्पिरेशन का एक बनता है, उसके एस्पिरेशन को मीट करें। मैं उस पे देखिए कितनी बड़ी लाइन लगती है, कितने सोल्जर आते हैं। राजेश जी, मैं तो रिक्रूटमेंट रहा हूं, मैंने हमेशा से इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और हर एक की कंप्लेंट को इंडिविजुअली एड्रेस करता था मैं उस समय। लेकिन देखिए कितनी लंबी लाइन लगती, क्या वो सोच क्या था, भारत माता की सेवा करनी है, उसको पे एंड अलाउंस से मतलब नहीं है, उसको क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं, घर परिवार छोड़ के वो भारत की सेवा करना चाहता है, इसके लिए आता है। तो यूथ को आप चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट है। आपने नई नई कोर रेस कर दी, आपको कॉम्पिटेंट चाहिए उसमें, तो आप इनके एस्पिरेशन को ना मारें। और साथ में मेरा मानना है कि जो मैं सोच रहा हूं अग्निवीर के बारे में, वो सारे सीनियर ऑफिसर सोच रहे हैं। आपको फोर्थ राइट होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पेन डाउन करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा और इसको रिव्यू करें। ये सही सिस्टम नहीं है। आप 15%, 20%, 25% को आप घर भेज सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और जिसको भेज नहीं रेगुलर हो पा रहा है, उसको आप पैरामिलिट्री फोर्सेज या ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दीजिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है राजेश जी, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और 4 साल तो बिल्कुल ही नागवार है, इसको मैं किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। 4 साल में तो जो जवान होता है वो हैंडसेट पकड़ना सीखता है, रेडियो सेट का, वो गन के बारे में समझ ही पाता है कि गन को टो कैसे करना है गाड़ी के साथ। लेकिन बहुत अहम पॉइंट सर आज आपने कहे हैं। अब बस इतना ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अब 2 नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर की ही बात करना ठीक होगा, क्योंकि बांग्लादेश के तेवर हम देख ही रहे हैं। और साथ ही में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कम से कम भारत सरकार 75 से 80% को पक्का करे। 20% जो है उनकी छुट्टी की जा सकती है, लेकिन उनको भी सीएपीएफ में नौकरी दी जाए। और अगर 20% को पीएफ में दी जाती है तो वहां पर वो सारे जॉब लग सकते हैं और ये इस देश के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आपने इतने अहम मुद्दे पर बात रखी और इतनी बारीकी से आपने समझाया कि क्यों अग्निवीर का हटना इस देश के लिए जरूरी है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपने पूरी वार्ता को 2 मिनट में समराइज कर दिया। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके इस तरीके के एनालिटिकल माइंड को मैं सैल्यूट करता हूं। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू सर।